क्या आप जानते हैं कि कोर्ट कब और किस बेसिस पर परमानेंट या परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करती है? टेम्पररी रिलीफ के बाद फाइनल प्रोटेक्शन किस सिचुएशन में दी जा सकती है? वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑन सेक्शन 54 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, जहां हम डिटेल में समझेंगे कि व्हेन परपेचुअल इंजंक्शंस में बी ग्रांटेड। इस लेक्चर में हम एनालाइज करेंगे कि परपेचुअल इंजंक्शन क्या होती है, टेम्पररी और परपेचुअल इंजंक्शन में क्या फर्क है, और सेक्शन 54 के अंडर वो कौन से सर्कमस्टेंसेस है जहां कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन इशू करती है। ये टॉपिक सिविल लॉ, इक्विटेबल रिलीफ, जुडिशरी और लॉ एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 को प्रॉपरली समझना चाहते हैं तो सेक्शन 54 का कॉन्सेप्ट आपके लिए फंडामेंटल रोल प्ले करता है। इस वीडियो के एंड तक आप परपेचुअल इंजंक्शंस के लीगल ग्राउंड्स, जुडिशियल रीजनिंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और प्रैक्टिस रेडी अप्रोच के साथ। वेलकम बैक टू आवर लॉ सीरीज ऑन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877. Before starting the lecture, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So, let's start today's lecture. आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 54 को कवर करने जा रहे हैं, जो डील करता है परपेचुअल इंजंक्शंस को। आपने अक्सर सुना होगा कि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि एक स्टे टेम्पररी होता है और एक हमेशा के लिए? सेक्शन 54 हमें बताता है कि कोर्ट कब एक परमानेंट स्टे परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। परपेचुअल इंजंक्शन क्या है? सिंपल अल्फाज में, जब कोर्ट एक फाइनल जजमेंट के जरिए डिफेंडेंट को हमेशा के लिए किसी काम से रोक दे तो उसे हम परपेचुअल इंजंक्शन कहते हैं। ये केस के एंड पर मिलता है, जब हुकूक पूरी तरह सेटल हो चुके हों। कोर्ट कब ग्रांट करती है? कोर्ट हर किसी को परमानेंट स्टे नहीं देती। इसके लिए सेक्शन 54 में कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस दी गई हैं। ट्रस्टी ऑब्लिगेशंस: अगर डिफेंडेंट आपका ट्रस्टी है और वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो ट्रस्ट के खिलाफ है, तो कोर्ट उसे रोक देगी। नो स्टैंडर्ड फॉर डैमेज: जब नुकसान ऐसा हो जिसका अंदाजा लगाना नामुमकिन हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपकी ऐसी पुरानी यादगार चीज तबाह कर रहा है जिसकी कोई मार्केट प्राइस नहीं लगाई जा सकती। कॉम्पनसेशन इज नॉट इनफ: जब सिर्फ पैसे देकर नुकसान की भरपाई ना हो सके। मान लीजिए कोई आपके घर की खिड़की के सामने दीवार खड़ी कर रहा है जिससे आपकी हवा और रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यहां पैसे काम नहीं आएंगे, दीवार को रोकना जरूरी है। टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स: कोर्ट चाहती है कि बार बार केस न करना पड़े। अगर एक ही बंदे को बार बार रोकने के लिए हर महीने कोर्ट आना पड़ रहा है, तो कोर्ट एक ही बार परमानेंट इंजंक्शन देकर किस्सा खत्म कर देती है। चले एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपका एक पड़ोसी अपनी जमीन पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लेकिन वो दीवार आपकी जमीन के 2 फुट अंदर बना रहा है। अगर वो दीवार बन गई तो आपका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। यहां आप कोर्ट जाएंगे और कहेंगे, सर, अगर ये दीवार बन गई तो मेरा नुकसान ऐसा है जो पैसे से पूरा नहीं होगा। कोर्ट सबूत देखकर डिफेंडेंट को हमेशा के लिए रोक देगी कि वो वहां कंस्ट्रक्शन न करे। दिस इज सेक्शन 54। जब भी आप सेक्शन 54 लिखें, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट का जिक्र जरूर करें। यह आपका हक नहीं है, बल्कि कोर्ट की मर्जी है कि वो हालात देखकर फैसला करे। चले अब हम अपने टॉपिक को मजीद डीप लेकर चलते हैं। आज हम समझने जा रहे हैं कि असल में परपेचुअल इंजंक्शन होता क्या है। कॉमन लैंग्वेज में हम अक्सर परमानेंट स्टे बोल देते हैं, लेकिन लीगल टर्म्स में इसका सही नाम परपेचुअल इंजंक्शन है। परपेचुअल इंजंक्शन क्या है? इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपने एग्जाम्स के लिए याद रखने हैं। परमानेंट नेचर: इसे परमानेंट इंजंक्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा के लिए होता है। रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट: इसका काम डिफेंडेंट को हमेशा के लिए रोकना है ताकि वो प्लेंटिफ के राइट्स के खिलाफ कोई काम ना कर सके। टाइमिंग ऑफ द ऑर्डर: ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ डिक्री के वक्त ग्रांट किया जाता है। द टाइमलाइन: प्रोसेस समझें। आप स्क्रीन पर बनी टाइमलाइन को देखें। सबसे पहले आप केस फाइल करते हैं। केस के दरमियान अगर इमरजेंसी हो तो कोर्ट आपको टेम्परेरी रिलीफ देती है ताकि केस खत्म होने तक कोई नुकसान ना हो। जब पूरा केस सुन लिया जाता है, दोनों साइड्स के सबूत देख लिए जाते हैं, तो एंड में कोर्ट फाइनल डिक्री पास करती है। इसी फाइनल डिक्री का नाम परपेचुअल इंजंक्शन है। क्या आपको परपेचुअल और टेम्परेरी इंजंक्शन का फर्क समझ आ गया है? अब स्क्रीन पर जो फ्लो चार्ट को देखें, ये दरअसल परमानेंट इंजंक्शन या किसी फाइनल डिक्री के मिलने का रास्ता दिखा रहा है। लॉ में कोई भी फैसला रातों रात नहीं होता। कोर्ट किसी के खिलाफ ऑर्डर देने से पहले पूरा मौका देती है। चले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जज साहब डिक्री साइन करने से पहले किन मराहिल से गुजरते हैं। हियरिंग पार्टीज: दोनों पक्षों की सुनवाई। सबसे पहली स्टेज पर कोर्ट दोनों साइड्स को बुलाती है।
प्लेंटिफ जो केस लाया है और डिफेंडेंट जिस पर केस हुआ है, दोनों को सुना जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि मेरा पड़ोसी मेरी दीवार गिरा रहा है, तो कोर्ट सिर्फ आपकी बात सुनकर फैसला नहीं देगी, वो पड़ोसी को नोटिस भेजेगी कि भाई आओ और अपना स्टैंस बताओ। आर्ग्यूमेंट्स, बहस, जब दोनों पार्टीज हाजिर हो जाती हैं तो उनके लॉयर्स आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं। यहाँ कानूनी नुक्ताए नज़र यानी लीगल पॉइंट्स पर बात होती है। लॉयर्स बताते हैं कि कानून के मुताबिक उनका क्लाइंट सही क्यों है। ये एक किस्म की ज़हनी कुश्ती होती है जहाँ कानून की किताबों के हवाले दिए जाते हैं। रिकॉर्डिंग एविडेंस, गवाही और सबूत, ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, सबूत देना पड़ता है। इस स्टेज पर डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, फोटोग्राफ्स पेश की जाती हैं और विटनेसेस यानी गवाहों को बुलाया जाता है। गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ताकि सच्चाई सामने आ सके। चेक मेरिट्स, केस की जांच करना। सारा डेटा सामने आने के बाद जज साहब ठंडे दिमाग से केस के मेरिट्स चेक करते हैं। क्या वाकई प्लेंटिफ का हक मारा गया है? क्या ये केस इतना सॉलिड है कि इस पर कोई परमानेंट ऑर्डर दिया जाए? जज साहब यहाँ अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं कि इंसाफ का पलड़ा किस तरफ भारी है। डिक्री ग्रांटेड, फैसला सुना दिया गया। अगर जज साहब सेटिस्फाई हो जाएं तो वो डिक्री ग्रांट कर देते हैं। ये रेड बॉक्स इसलिए है क्योंकि ये डेस्टिनेशन है। जब डिक्री मिल जाती है तो वो फाइनल होती है अनलेस अपील की जाए। नीचे स्टार मार्क को देखें, ये रिलीफ डिस्क्रिशनरी है। इसका मतलब है कि ये आपका जाती हक नहीं है कि बस मांग लिया और मिल गया। ये जज की मर्जी, डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। अगर उन्हें लगे कि आप खुद गलत हैं यानी यू डिडंट कम विद क्लीन हैंड्स, तो वो मना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मिल जाए तो ये डिफेंडेंट को परमानेंटली रोक देता है कि वो आपके मामले में इंटरफियरेंस ना करे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको डिस्क्रिशनरी रिलीफ और मैंडेटरी रिलीफ का फर्क एक आसान एग्जाम्पल से समझाऊं? तो कमेंट्स में बताएं। चले अब हम अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन 54 की, जो हमें जनरल प्रिंसिपल समझाता है। आप स्क्रीन पर दी गई इमेज को देखें। इसका मेन मकसद, पर्पस क्या है? इसका मकसद है टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, यानी अगर किसी की कोई कानूनी जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन आपके हक में है तो कोर्ट उसे तोड़ने से रोकती है। इसे मजीद डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 54 शुरू ही इस बात से होता है कि ये इस चैप्टर या एक्ट के बाकी कानूनों के साथ मिलकर काम करेगा। इसका मतलब है कि ये अकेले नहीं चलता, बाकी लीगल कंडीशंस को भी पूरा करना जरूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी क्या है जो एप्लीकेंट के हक में होती है। स्क्रीन में देखें, कानून कहता है कि ऑब्लिगेशन दो तरह की हो सकती है, एक्सप्रेस, रिटन और स्टेटेड। ये वो जिम्मेदारी है जो साफ लफ्जों में लिखी गई हो या बोली गई हो। एग्जाम्पल, आपका किसी के साथ रिटन कॉन्ट्रैक्ट है कि वो आपकी जमीन पर कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। ये एक एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन है। इम्प्लाइड बाय इम्प्लीकेशन, ये लिखी तो नहीं होती लेकिन हालात और कानून के मुताबिक ये जाहिर होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई आपके रास्ते में दीवार खड़ी कर रहा है तो कानून इम्प्लाइडली उसे रोकता है क्योंकि रास्ता देना उसकी लीगल ऑब्लिगेशन है। आप इस स्टिक फिगर ड्राइंग को देखें। जो बंदा भाग रहा है वो डिफेंडेंट है जो ऑब्लिगेशन तोड़ना चाहता है, लेकिन दरमियान में जो हाथ और दीवार है वो दरअसल इंजंक्शन है। कोर्ट का इंजंक्शन एक ऐसी दीवार की तरह खड़ा हो जाता है जो डिफेंडेंट को उसकी ऑब्लिगेशन तोड़ने से रोक लेता है ताकि एप्लीकेंट का हक महफूज रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? याद रखें, सेक्शन 54 तभी ट्रिगर होता है जब कोई ऑब्लिगेशन मौजूद हो। अगर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है तो इंजंक्शन भी नहीं मिलेगा। Now we are discussing a very important concept in the Specific Relief Act regarding injunctions. Take a look at the slide on the screen. It says, if obligation arises from contract. अब इसका मतलब क्या है? सिंपल अल्फाज में, जब दो पार्टीज के दरमियान कोई लिखा पढ़ा मुआहिदा या कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई लीगल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन बनती है, तो वहां कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करते वक्त किन बातों का ख्याल रखती है? चलें इसे डिटेल में समझते हैं। जब भी कोर्ट के पास कोई ऐसी दरख्वास्त आती है कि सर दूसरी पार्टी को रोकें, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है, तो कोर्ट सबसे पहले ये देखती है कि डिस्प्यूट की बायस क्या है। अगर डिस्प्यूट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पर मबनी है तो कोर्ट अपनी मर्जी से फैसला नहीं देगी। कोर्ट को फौरन चैप्टर 2 की तरफ देखना होगा जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करता है। स्क्रीन पर लिखा है, द कोर्ट इज गाइडेड बाय रूल्स इन चैप्टर 2 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये बहुत गहरी बात है। देखिए, इंजंक्शन का मकसद होता है किसी को कुछ करने से रोकना, प्रिवेंटिव रिलीफ। लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मकसद होता है किसी से वही काम करवाना जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में वादा किया था। एग्जाम्पल, मानिए कि मैंने आपसे एक पुरानी एंटीक गाड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन बाद में आप मुकर गए और वो गाड़ी किसी और को बेचने लगे।
मैं कोर्ट जाता हूं और कहता हूं, इन्हें ये गाड़ी बेचने से रोकें, इंजंक्शन, और इन्हें कहें कि ये गाड़ी मुझे ही दें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब कोर्ट इंजंक्शन देने से पहले ये देखेगी कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 12 से 30 के तहत एनफोर्स हो भी सकता है या नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नज़र में एनफोर्स नहीं हो सकता, तो कोर्ट इंजंक्शन भी नहीं देगी। स्क्रीन पर एक नोट लिखा है जिसे आपने हाईलाइट कर लेना है। द कोर्ट मस्ट कीप चैप्टर 2 रूल्स इन माइंड बिफोर ग्रांटिंग द इंजंक्शन। इसका मतलब ये है कि इंजंक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक ही सिक्के के दो रुख हैं जब बात कॉन्ट्रैक्ट की हो रही हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जहां हर्जाना काफी है, तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देती। अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल सकती, तो अक्सर केसेस में कोर्ट स्टे ऑर्डर या इंजंक्शन भी डिनाई कर देती है। सिंपल फॉर्मूला याद रखें। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन प्लस डिस्प्यूट इक्वल्स फॉलो चैप्टर 2 रूल्स फर्स्ट। कोर्ट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में इंजंक्शन हवा में नहीं देगी। उसे पहले ये कंफर्म करना होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल है या नहीं अंडर द रूल्स ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आते हैं। पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, लेकिन अब हम बात करेंगे द ट्रिगर की। ट्रिगर का मतलब है वो पॉइंट जहां से परपेचुअल इंजंक्शन का रास्ता खुलता है। आज का टॉपिक है इन्वेजन ऑफ राइट्स। इन्वेजन वर्सेस थ्रेट। असल मसला क्या है? यहां दो सिनारियोज बताए गए हैं जहां कोर्ट एक्शन ले सकती है। पहला सिनारियो, इन्वेड्स, यानी डिफेंडेंट ने वाकई प्लेंटिफ के हक पर डाका डाला है या उसकी प्रॉपर्टी में दखल अंदाजी कर दी है। दूसरा सिनारियो, थ्रेटन्स टू इन्वेड। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि नुकसान हो चुका हो। अगर डिफेंडेंट सिर्फ धमकी भी दे रहा है कि मैं तुम्हारे घर के आगे दीवार खड़ी कर दूंगा, तो ये भी एक ट्रिगर है। लॉ यहां दो मेन चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है। 1. राइट टू प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका घर, आपकी दुकान। 2. एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी तो आपकी है, लेकिन कोई आपको उसे सुकून से इस्तेमाल नहीं करने दे रहा। मसलन, कोई आपके घर के बाहर इतना कचरा फेंक रहा है या शोर कर रहा है कि आप वहां रह नहीं पा रहे। एग्जाम्पल, मानिए कि आपका पड़ोसी आपकी बालकनी ऐसी जगह बना रहा है जहां से वो आपके सहन की प्राइवेसी खत्म कर रहा है। अभी बालकनी बनी नहीं है, सिर्फ काम शुरू हुआ है। थ्रेट, आप कोर्ट जाकर कह सकते हैं कि सर, ये मेरी एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को इन्वेट करने वाला है, इसे रोकें। नीचे वाली लाइन पर गौर करें। इन दीज केसेस कोर्ट मे ग्रांट परपेचुअल इंजंक्शन। लॉ ने यहां मे का लफ्ज इस्तेमाल किया है, मस्ट का नहीं। इसका मतलब यह है कि यह कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट हालात देखकर फैसला करेगी कि क्या परपेचुअल इंजंक्शन देना बनता है या नहीं। डियर एस्पिरेंट्स, हमेशा याद रखें, परपेचुअल इंजंक्शन के लिए सिर्फ दो चीजें दिखानी है। 1. मेरा कोई लीगल राइट है प्रॉपर्टी पर। 2. डिफेंडेंट उसे या तो तोड़ रहा है या तोड़ने की धमकी दे रहा है। क्या आपको इन्वेजन और थ्रेट का फर्क समझ आ गया? अगर क्लियर है, तो क्या मैं आपको वो 3 स्पेसिफिक कंडीशंस बताऊं जिनमें कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन लाजमी कंसिडर करती है? अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल सिनारियो जब डिफेंडेंट एक ट्रस्टी हो। सबसे पहले तो ये समझें कि ट्रस्ट क्या होता है। इमेजिन करें कि एक पर्सन है ए, ओनर। उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, लेट्स से एक पुराना घर या कुछ शेयर्स। अब ए वो प्रॉपर्टी बी के नाम कर देता है, लेकिन एक शर्त के साथ कि बी, तुम इस प्रॉपर्टी का ख्याल रखोगे, लेकिन इसका फायदा प्लेंटिफ जिसने सूट फाइल किया है उसे मिलेगा। यहां बी के पास प्रॉपर्टी तो है, पर वो उसका मालिक नहीं है। वो सिर्फ एक रखवाला यानी ट्रस्टी है। अब मसला तब शुरू होता है जब ये ट्रस्टी अपनी हद से निकलने लगता है। एक्सीडिंग पावर्स। फर्ज करें बी को सिर्फ घर की हिफाजत करनी थी, लेकिन वो उस घर को बेचने की कोशिश कर रहा है। ब्रीच ऑफ कंडीशंस। ट्रस्ट डीड में लिखा था कि बी घर को रेंट पर नहीं चढ़ाएगा, लेकिन वो चोरी छुपे रेंट पर चढ़ा रहा है। जब बी ऐसी हरकत करता है जो उसके इख्तियार में नहीं है, तो हम कहते हैं कि उसने ट्रस्ट ब्रीच कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि प्लेंटिफ बेचारा क्या करे? क्या वो सिर्फ देखता रहे प्रॉपर्टी तबाह होते हुए? बिल्कुल नहीं। लॉ यहां प्लेंटिफ को एक बहुत पावरफुल पावर देता है, इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब है स्टे ऑर्डर या किसी काम को रोकने का हुक्म।
प्लेंटिफ फौरन कोर्ट जाएगा और कहेगा, जज साहब, ये ट्रस्टी मेरी प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहा है, प्लीज इसे रोकें। कोर्ट फौरन एक इंजंक्शन ऑर्डर पास करेगी जो बी के हाथ बांध देगी। बी अब वो गलत काम आगे नहीं बढ़ा पाएगा। एग्जाम्पल, अगर बी ट्रस्टी गार्डन के दरख्त काटने वाला था तो इंजंक्शन मिलते ही उसे वो आरी नीचे रखनी होगी। अगर वो फिर भी नहीं रुकता तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। बस इतना याद रखें, ट्रस्टी का काम है प्रॉपर्टी की हिफाजत करना। अगर वो अपनी पावर्स का मिसयूज करेगा तो लॉ इंजंक्शन के जरिए उसे फौरन रोक देगा। सिंपल राइट? चलें क्लास, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। केस 2, नो स्टैंडर्ड फॉर डैमेज। यहां बात हो रही है ऐसे नुकसान की जिसे पैसों में तौलना नामुमकिन हो। लॉ का बेसिक रूल है कि अगर कोई आपका नुकसान करे तो वो आपको पैसे देकर कॉम्पेंसेट करता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसी चीज तबाह हो जाए जिसकी कोई मार्केट वैल्यू फिक्स ही ना हो। यहाँ कंडीशन ये है, वेयर देयर एग्जिस्ट्स नो स्टैंडर्ड फॉर एसर्टेनिंग द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऐसी तराजू नहीं है जो बता सके कि नुकसान एग्जैक्टली कितने रुपयों का है। आप देख सकते हैं कि तराजू का एक पलड़ा खाली है और वहां एक क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क दिखाता है कि लॉस अनमेजरेबल है। जब हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि नुकसान 10,000 का है या 10 लाख का, तो कोर्ट कंफ्यूज हो जाती है कि हर्जाना कितना दिलवाए। चलें इसको एक सिंपल मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपके पास आपके दादा अब्बू की एक पुरानी हैंड रिटन डायरी है, या कोई ऐसी फैमिली हेयरलूम है या विरसा है जिसका कोई डुप्लीकेट नहीं मिल सकता। कोई शख्स उस डायरी को चुराने या खराब करने की कोशिश करता है, तो कोर्ट कहेगी कि हम इस डायरी की कीमत क्या लगाएं। बाजार में तो शायद वो रद्दी के भाव बिके, लेकिन आपके लिए उसकी वैल्यू प्राइसलेस है। क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है एक्चुअल डैमेज कैलकुलेट करने का, इसलिए यहां इंजंक्शन सबसे बेहतरीन रेमेडी है। कंक्लूजन, तो पॉइंट ये है कि अगर नुकसान ऐसा हो जिसे पैसों में कैलकुलेट करना नामुमकिन हो, यानी इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, तो कोर्ट कहती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी नुकसान होने का इंतजार मत करो, बल्कि इंजंक्शन लेकर उस गलत काम को फौरन रुकवा दो। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। डियर एस्पिरेंट्स, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो अक्सर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ाया जाता है। केस 3, मनी इज नॉट एडिक्वेट। लॉ में अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई नुकसान होता है तो कोर्ट कहती है कि ठीक है, इतना फाइन पे कर दो या इतना कॉम्पनसेशन दे दो। इसे हम कहते हैं पेक्यूनियरी कॉम्पनसेशन, यानी पैसों की सूरत में हर्जाना। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसा रिप्लेस नहीं कर सकता। लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऐसा मामला है जहां मनी इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ, तो वहां कोर्ट सिर्फ कॉम्पनसेशन पर इक्तिफा नहीं करेगी। वहां कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या इंजंक्शन का ऑर्डर देगी, यानी वही काम करो जो करने का वादा किया था, या वो काम रोक दो जिससे नुकसान हो रहा है। सिंपल वर्ड्स में, पैसा हर दर्द की दवा नहीं होता। अगर आपका नुकसान पैसों से पूरा नहीं हो सकता, तो कोर्ट दूसरी पार्टी को वही काम करने पर मजबूर करेगी। चलें, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज करें आपका एक प्यारा सा घर है। अब आपका एक नेबर डिफेंडेंट जिद पर आ गया है कि वो आपकी बाउंड्री वॉल या आपका पूरा घर डिमोलिश या गिरा देगा। वो कहता है, भाई मैं घर गिरा रहा हूं, बाद में मुझसे 2-3 लाख रुपए ले लेना। अब यहां एक सवाल है, क्या 2-3 लाख रुपए आपके उस घर का नियमुल बदल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। घर सिर्फ ब्रिक्स और सीमेंट नहीं होता, उसके साथ इमोशनल वैल्यू जुड़ी होती है। मार्केट वैल्यू शायद मिल जाए, लेकिन शेल्टर और पुरानी यादें वापस नहीं आती। इस केस में कोर्ट कहेगी कि मनी इज नॉट अ सोल्यूशन। कोर्ट फॉरेन स्टे ऑर्डर या इंजंक्शन देगी ताकि घर गिरने से बचाया जा सके, क्योंकि गिरने के बाद पैसा देना एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा। हमेशा याद रखें, लॉ का मकसद इंसाफ करना है। अगर किसी का ऐसा नुकसान हो रहा है जो पैसों से रिकवर नहीं हो सकता, तो कोर्ट वहां स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करती है। चलें, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सिनारियो, केस 4, कॉम्पनसेशन कैन नॉट बी गॉट पर। पिछले केस में हमने पढ़ा था कि पैसा काफी नहीं है, लेकिन इस केस में कहानी थोड़ी डिफरेंट है। यहां मसला ये नहीं है कि पैसा काफी है या नहीं, मसला ये है कि पैसा मिलने की उम्मीद ही नहीं है। लॉ का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, कोर्ट ऐसी कोई रेमेडी नहीं देती जो सिर्फ पेपर पर अच्छी लगे पर असल में उसका कोई फायदा ना हो।
ये कंडीशन तब अप्लाई होती है जब ये प्रोबेबिलिटी या इम्कान हो कि जो पेक्यूनियरी कॉम्पेंसेशन कोर्ट अवॉर्ड करेगी वो कैन नॉट बी गॉट, यानी वो आपको मिल ही नहीं पाएगा। इसका कॉन्टेक्स्ट समझें। फर्ज करें हम डैमेजेस कैलकुलेट तो कर लेते हैं, हमें पता है कि 50 लाख का नुकसान हुआ है, लेकिन जिस बंदे ने नुकसान किया है उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अगर सामने वाली पार्टी इनसॉल्वेंट या दिवालिया हो चुकी है या रिकवरी की कोई उम्मीद ही नहीं है, होपलेस रिकवरी, ऐसे में अगर कोर्ट कहे कि ठीक है आपको 50 लाख मिलने चाहिए, तो वो सिर्फ एक पेपर डिक्री बनकर रह जाएगी। आप उस पेपर का क्या करेंगे जब सामने वाले की जेब ही खाली है? एग्जाम्पल, इमेजिन करें एक शख्स आपकी कोई प्रॉपर्टी कब्जा कर रहा है या कोई ऐसी इन्वेजन यानी मुदाखलत कर रहा है जिससे आपका भारी नुकसान हो रहा है। आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट देखती है कि ये बंदा तो पहले ही भारी कर्जे में डूबा हुआ है, इसके पास तो अपनी रोटी के पैसे नहीं हैं। अगर कोर्ट सिर्फ कॉम्पनसेशन का ऑर्डर देगी तो वो एक इनइफेक्टिव रेमेडी होगी। इसलिए ऐसे केसेस में कोर्ट कॉम्पनसेशन के बजाय इंजंक्शन देना बेहतर समझती है। जब जेब खाली हो, एम्प्टी पॉकेट हो, तो पैसों का वादा किसी काम का नहीं होता। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप चाहें तो हम इंसॉल्वेंसी के लीगल इम्पैक्ट्स पर मजीद बात कर सकते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में। लॉ में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खास तौर पर जब हम परमानेंट इंजंक्शंस की बात करते हैं। पहले तो ये समझें कि मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है एक ही चीज का बार बार होना। जब कोर्ट को लगता है कि एक ही मसले पर बार बार नई सूट्स यानी केसेस फाइल हो रही हैं, तो कोर्ट कहती है कि बस अब इस तमाशे को खत्म करना होगा। सिंपल अल्फाज में कहूं तो जब दो पार्टीज के दरमियान लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि हर दूसरे दिन एक नया केस फाइल हो रहा हो, तो कोर्ट वहां इंजंक्शन का इस्तेमाल करती है। क्यों? ताकि कोर्ट का वक्त भी बचे और इंसाफ भी बरकरार रहे। चलें, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लें दो पड़ोसी हैं, एडजेसेंट प्रॉपर्टी ओनर्स, इनका आपस में किसी दीवार या रास्ते को लेकर झगड़ा है। आज प्लेंटिफ यानी जिसने पहले केस किया ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। कल डिफेंडेंट जिस पर केस हुआ गुस्से में आकर पलटकर एक और केस फाइल कर दिया। अगले हफ्ते फिर से वही सिलसिला, सूट ए, सूट बी, सूट सी। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला लूप बन गया। इसे कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। इससे ना तो मसला हल होता है, बस कोर्ट की फाइलें भरती रहती हैं। अब यहां एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो है परमानेंट इंजंक्शन। कोर्ट देखती है कि अगर हमने आज इसका कोई पक्का हल यानी परमानेंट हल नहीं निकाला, तो ये लोग सारी जिंदगी एक दूसरे पर केस करते रहेंगे। इसलिए कोर्ट एक फाइनल ऑर्डर पास करती है जो इस पूरे साइकिल को ब्रेक कर देता है। कोर्ट इंजंक्शन तभी देती है जब उसे लगे कि प्रिवेंटिंग अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग जरूरी है। मतलब बार बार की लड़ाई को रोकने का यही एक रास्ता बचा है। याद रखिएगा, कोर्ट हमेशा फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन को पसंद करती है। लॉ कभी नहीं चाहता कि एक ही झगड़ा सदियों तक चलता रहे। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आपके माइंड में क्लियर है। डियर एस्पिरेंट्स, हमने इंजंक्शंस के बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर ली है, लेकिन एग्जाम से पहले रिवीजन बहुत ज़रूरी है। यहाँ है वो 5 ग्राउंड्स जहाँ कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट करती है। इन्हें अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि ये लॉ के बेसिक पिलर्स हैं। द 5 ग्राउंड्स ऑफ इंजंक्शन। इन 5 कंडीशंस को हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, ट्रस्टी। अगर डिफेंडेंट किसी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है तो उसकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। अगर वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाए या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए तो कोर्ट फौरन इंजंक्शन लगा देती है। नंबर 2, नो स्टैंडर्ड। कभी कभी नुकसान ऐसा होता है जिसे मेजर करने का कोई पैमाना नहीं होता। जब हम एक्चुअल डैमेज को पैसे में कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो कोर्ट कहती है कि बेहतर है कि इस काम को होने से ही रोक दिया जाए। नंबर 3, नॉट एडिक्वेट। लॉ का एक बहुत प्यारा रूल है, मनी इज नॉट ऑलवेज द आंसर। अगर किसी का घर तोड़ दिया जाए, हाउस डिमोलिशन, तो आप उसे पैसे देकर वो यादें और वो सुकून वापस नहीं दे सकते। ऐसे केसेस में मॉनेटरी कॉम्पनसेशन काफ़ी नहीं होती। नंबर 4, कैन नॉट बी गॉट। मान ले कोर्ट कॉम्पनसेशन का ऑर्डर दे भी दे, लेकिन डिफेंडेंट इतना गरीब है या उसके हालात ऐसे हैं कि पैसा मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। मनी कॉम्पनसेशन इज अनलाइकली टू बी रिसीव्ड। जब कॉम्पनसेशन मिल ही नहीं सकती, तो इंजंक्शन ही एक वाहिद रास्ता बचता है। नंबर 5, मल्टीप्लिसिटी। जैसा हमने अभी पहले डिस्कस किया, कोर्ट का काम मसले खत्म करना है, बढ़ाना नहीं। अगर एक ही झगड़े पर मल्टीपल लॉसूट्स यानी बहुत सारे केसेस होने का खतरा हो, तो कोर्ट फुल स्टॉप लगाने के लिए इंजंक्शन देती है। दिस इज अ डिस्क्रिशनरी रिलीफ। इसका मतलब है कि ये आपका हक या राइट नहीं है कि आपने मांग लिया और मिल गया। ये कोर्ट की मर्जी, डिस्क्रिशन है।
कोर्ट सारे फैक्ट्स देखेगी, दोनों पार्टीज के कॉन्डक्ट को देखेगी और अगर उसे इंसाफ यानी इक्विटी लगेगा तभी ये रिलीफ देगी। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन ऑन सेक्शन 54 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, जहां हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया व्हेन परपेचुअल इंजंक्शंस में बी ग्रांटेड और कोर्ट किस बेसिस पर परमानेंट रिलीफ प्रोवाइड करती है। अगर ये लेक्चर आपके लिए सिविल लॉ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन या लीगल प्रैक्टिस में हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ये स्मॉल एक्शन चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन या एग्जाम रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं कोशिश करता हूं कि हर रेलेवेंट क्वेश्चन का जवाब दूं। और अगर आपके किसी दोस्त या फेलो लॉ स्टूडेंट को परपेचुअल इंजंक्शंस या सिविल लॉ समझने में हेल्प चाहिए तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप लॉ को कंसेप्चुअली समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।